नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 के विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी दलों में सरकार बन चुकी है। अब तमाम राजनीतिक दल साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ये चुनाव एनडीए अलायंस बनाम इंडिया अलायंस के बीच होना है और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है। इसके साथ साथ इंडिया अलायंस को लेकर के जो गठबंधन वाली बात है वो कहां तक पहुंची है, क्योंकि आने वाले समय में 2 दिन के बाद इंडिया अलायंस की एक अगली मीटिंग भी होने वाली है। तो जैसे तमाम चीजें हैं जिस पर हम आज इनसे बात करेंगे। जोशी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 2023 का विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 24 की तैयारी जो है उसकी समाजवादी पार्टी कैसे कर रही है? देखिए, अभी जो राज्यों का चुनाव आया, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा और जिस बात को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ रहे हैं, वो नारा उन्होंने दिया पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज। हम इनकी लड़ाई को, जाति जनगणना की मांग को लेकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये आंदोलन है, इसे अब पूरा देश का आंदोलन बना दिया है। हमारे इंडिया के गठबंधन के लोग जो इसकी बातें भी नहीं करते थे, वो भी इसकी बात करने लगे और निश्चित तौर पे अब ये देश का एक बड़ा आंदोलन बन चुका है जी। और सामाजिक, देखिए, इस देश में का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो है पशुओं की गिनती भी हो जाती है, पौधों की भी गिनती हो जाती है, लेकिन इंसान की जाति की जनगणना नहीं हो रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और जाति इस देश का बहुत बड़ा सच है, इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता है। और आज तो प्रधानमंत्री जी भी जाति की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि 4 जाति होती है। देश के सामने उन्होंने बताने का काम करा कि मैं ओबीसी जाति से आता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी जाति की भाषा कर यूज कर रहे हैं, उनके घटक दल जो उत्तर प्रदेश में है वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये जातिगत जनगणना जो आंदोलन है, ये अब देशव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन अब रुकने वाला है नहीं। अभी हम मध्य प्रदेश की बात कह रहे थे, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय एक मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो कि अहंकार में थे और निश्चित तौर पे वो चुनाव लड़ने नहीं गए थे निरंजन जी, वो चुनाव नहीं, वो तो सीधा शपथ लेने जा रहे थे, उतने अहंकार में थे। और उस अहंकार की परिणति से जो लोगों का, हमारे विचार के लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो जाति जनगणना के पक्षधर लोग हैं और जो पीडीए के पक्षधर लोग हैं, उनमें बिखराव आया और आज वहां पर उनकी सरकार नहीं बन पाई। सर, आपने साल 2024 की बात की, मध्य 23 की बात की, माफ कीजिएगा, 23 की बात की और आपने मध्य प्रदेश की बात की। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया अलायंस लगा ही नहीं कि वहां इंडिया अलायंस है? देखिए, तो वहां पर क्या है निरंजन जी, हम जो वहां का 2018 का इतिहास को उठा के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी और 4 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे जी। यानी कि कांग्रेस 5 सीटों पर कहीं भी नहीं थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी। तो हमने कहा कि जो हमारी सीटें हैं वो दे दीजिए और उन्होंने कहा नहीं, 5 नहीं, हम 6 देंगे। हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम 6 सीटें आपको देने जा रहे हैं। और आखिर में उन्होंने कहा नहीं, ये गठबंधन तो 2024 के लिए है। तो फिर हमें लड़ना पड़ा, अपनी पूरी ताकत से लड़े। ठीक है, परिणाम नहीं आए, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी भी सरकार नहीं बन पाई। तो सत्ता का मतलब होता है सभी को साथ लेके चलना, सभी के लिए विकास की योजना लाना, लेकिन जब सत्ता अहंकार की लड़ाई बन जाती है तो निश्चित तौर पे परिणाम अनुकूल नहीं होते। वहां पर समाजवादी पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी और कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। तो निश्चित तौर पे वो जो बड़े भाई को त्याग करना चाहिए छोटे भाई के लिए, वो नहीं दिखा। सामंजस्य लड़ाई हमारी जो एक ही विचार की थी, क्योंकि पहले ये जो आंदोलन था, हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे जाति जनगणना की बात, सामाजिक न्याय की बात, फिर बाद में राहुल गांधी भी मंचों पर कहने लगे। तो निश्चित तौर पे एक विचार की लड़ाई आप लड़ रहे हो अलग अलग। तो निश्चित तौर पे जो हमारे विचार के लोग थे उनमें वोटों का बंटवारा हुआ और उनके अंदर एक संदेश गया कि अगर हम लोग साथ नहीं हैं और हम लोग अभी एक नहीं हो पा रहे तो हम आगे, हमारा क्या भविष्य है। तो निश्चित तौर पे उससे जो है सत्ता करीब आती हुई सत्ता भी, जो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका विरोध देखने को मिला और निश्चित तौर पे कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में
सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं हो पाई। सर, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का ही है, जो दिल्ली का रास्ता अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो किस तरह की तैयारी कर रही है और कितनी लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि हम 65 लोकसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं जी हम जैसे साधारण कार्यकर्ता उसको फॉलो करने का काम करते हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाइडलाइन ही पार्टी की गाइडलाइन होती है। जी क्योंकि हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अगर उन्होंने कह दिया 65 तो 65 पे हम लड़ेंगे। जी और निश्चित तौर पे सहयोगी जो हमारे पुराने चले आ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल है, महान दल है और अन्य कई क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ हैं, तो और भी कोई आना चाहे उनका भी स्वागत है, तो इनके साथ बढ़ेंगे। और गठबंधन की पूरी आशा है, हमारे नेता तो पूरे आश्वस्त है कि अहंकार का समय खत्म हो गया, अब कांग्रेस अहंकार मुक्त हो जाए और गठबंधन की भूमिका बने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा निरंजन जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में है। यहाँ कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है। यहाँ जो भी तय करना है वो समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। सर, यहाँ 80 सीट है और 80 सीट पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर होती है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे। तो अगर अलायंस अगर बिखरता है तो वैसी स्थिति में क्या 65 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर 80 की 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर और कोई छोटे दल है जिनके साथ गठबंधन होगा? देखिए, हम निरंतर माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के विजन को देखते, कई छोटी पार्टियां लगातार माननीय अखिलेश जी के संपर्क में हैं और धीरे धीरे ये दायरा बड़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है जी। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो सोच है, जो विकास के प्रति उनका नजरिया है और जिस तरह उनके अंदर एक भावना है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, तो वो भावना निश्चित तौर पे उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ऐसी मेरी भावना है। और अभी तो बातचीत का मीटिंग होने वाली है, क्योंकि चुनाव के बाद तो मीटिंग हो नहीं पाई, अब मीटिंग होने वाली है, उसमें देखते हैं कांग्रेस का कैसा रुख रहता है, कांग्रेस को क्या विचार बनता है कांग्रेस का। लेकिन हमारे नेता ने कल भी कहा है, कल भी एक कार्यक्रम में थे वो न्यूज चैनल के, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब कांग्रेस का अहंकार खत्म हो चुका है, नए परिदृश्य के साथ कांग्रेस बातचीत करेगी और अगर वो पॉजिटिव बात करेगी तो निश्चित तौर पे हमारे नेता की भावना तो ये है, माननीय अखिलेश यादव जी की भावना तो ये है कि इंडिया का गठबंधन मजबूत हो। और आपको याद होगा थोड़ा समय पहले माननीय अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा था कि जो विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा, हम लोग सब उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे बढ़ के दिखाई देगी। और आपने देखा भी होगा, आदरणीय ममता बनर्जी ने वो प्रयास किया तब हम साथ थे, चंद्रशेखर राव साहब ने वो प्रयास किया तब हम साथ थे, और आप नीतीश जी ने उस प्रयास को किया, हम लोग साथ हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करना चाहती है और हम लोग चाहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की और पीडीए को है। और हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। आपने अलायंस की बात की है अभी कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है, तो इससे पहले इंडिया अलायंस की 3 मीटिंग हो चुकी है, पटना, बेंगलुरु और मुंबई में। लंबे समय के बाद अब चौथी मीटिंग होने वाली है, तो क्या लगता है कि इस मीटिंग में किन चीजों पे चर्चा होने को है? देखिए, सबसे बड़ा तो 2 ही मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, एक तो सीटों का बंटवारा और दूसरा संयोजक। इसके अलावा बहुत ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि कुछ हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ एजेंडे अलग होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जब इंडिया का गठबंधन जमीन में स्वरूप लेगा तो उसमें कॉमन जो विषय होंगे वो होने चाहिए और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उचित फैसला लेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर सीटों की बंटवारे की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में या फिर जो रीजनल पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में, उनका वहां पर दबदबा होगा? देखिए, इस गठबंधन का जितना मेरा लगभग 3 दशक का राजनीतिक जीवन है जी, तो जितना मैं समझ पाता हूं कि जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है उसको महत्व मिलना चाहिए। अगर उसको महत्व मिलेगा तो ये लड़ाई निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया हो पाएगी। इसमें सबको चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय दल हो, थोड़ा थोड़ा त्याग तो सबको करना पड़ेगा। बिना त्याग के भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक चीज उभर करके आई कि एक तो इंडिया अलायंस है वो लगातार ये कह रही है कि वो जाति जनगणना की मांग लगातार कर रही है, राहुल गांधी भी अपनी रैलियों में कर चुके हैं और बाकी दल भी कहते हैं कि जाति जनगणना हो।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 स्टेट में जो सीएम फेस जो उन्होंने बनाया है, तो इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में ये खबर छन के आ रही है कि इससे जो है इंडिया अलायंस को बोलने का मौका नहीं मिलेगा आगे। इस पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का जो नहीं बोलती है जी। आज उनको ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जीत है, जिस लड़ाई को माननीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं पीडीए की। और निरंजन जी, आपके दर्शकों में उत्सुकता होगी कि पीडीए क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज, ये हमारा पीडीए है। और आज जो जरूरत हम महसूस कर पा रहे हैं, वो महसूस ये कर पा रहे हैं कि पीडीए को लोग ऐसे स्वीकार ना करें जैसे कि आपने क्या करा, एक मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरा आपने आदिवासी बना दिया। ये हमारी जीत तो है, लेकिन जो समाज है पीडीए का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासी को, जो माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, इनके अंतिम खड़े व्यक्ति को सोशल जस्टिस मिले, ये बड़ी लड़ाई है। एक और सवाल, अगर इंडिया अलायंस अगर प्लेटफॉर्म पे रहती है, अगर वो एनडीए के मुकाबले अगर 2024 में चुनाव लड़ती है सभी दल मिल करके, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने जी। लेकिन ये तय तो इंडिया को करना है। और हमारे नेता तो इतने सरल हैं कि जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत सरल स्वभाव है, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की भावना है कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो उसको डिजर्व करते हैं। उनके अंदर जो काबिलियत है लोगों के दुख दर्द को समझने की, लोगों को जोड़ने की, लोगों के साथ खड़े होने की, तो ये काबिलियत उन्हें आज के समय के दौर में एक अलग नेता तो बनाती है, लेकिन एक जनप्रिय लोग आज भी, आप जब जाते होंगे लखनऊ तो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस पे देखते होंगे जो आप माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। आप नोएडा में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो आपने जरूर गाजियाबाद आए होंगे और एलिवेटेड रोड देखी होगी, मेट्रो आप देख रहे हैं यूपी में, जो ये सब विजन जो है माननीय अखिलेश यादव जी लाए। और अभी अभी आप देख रहे हैं जो हमारा डायल 100 की महिलाएं थी, अब वो 112 कर दिया यूपी जी ने, लेकिन वो वेतन से संबंधित अभी तक उनकी जो विसंगतियां दूर नहीं हो पाई, वो धरने पे बैठी रही झाड़ों में। तो ये आज जो माननीय अखिलेश यादव जी के काम थे, उनको सरकार खराब करने का काम कर रही है। कल मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ एक कार्यक्रम में था, तो उन्होंने बताने का काम करा कि संस्कृति एक स्कूल है दिल्ली में, बहुत विख्यात स्कूल है। तो उन्होंने बताने का काम करा कि जब उनकी टीम आई तो उन्होंने कहा हम लखनऊ में बनाना चाहते हैं। तो माननीय अखिलेश जी ने उनको बजट देने के साथ साथ, जगह देने के साथ साथ उसको बनाने का काम करा। लेकिन दुख का विषय ये है कि आदरणीय योगी जी अभी तक उस स्कूल को खोल नहीं पा रहे हैं। क्या माननीय अखिलेश, मेरा प्रश्न ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के जो विकास के काम हैं, अगर आप उसको ओपन नहीं करोगे, क्या माननीय अखिलेश यादव जी का काम कमजोर हो जाएगा? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने जो टैबलेट बांटे, लोगों में आजीविका का साधन वो बने, लोगों ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू उनके द्वारा करा, वो शस्त्र के रूप में लोगों स्टूडेंट के काम आया, तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी इस बात से छोटे हो जाते हैं? जब हम वर्ल्ड क्लास हमने स्टेडियम बनाया, एकाना स्टेडियम बनाया, तो आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ ही तब हो पाई जब हमारा स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। एकाना स्टेडियम में उनकी शपथ हो पाई। मैच देखने जाते हैं, विदेशी खिलाड़ी आ रहे हैं, मैच देखने माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, अन्य बड़े बड़े राजनीतिक लोग जाते हैं। तो ये माननीय अखिलेश जी का विकास का सोच है, वो विकास की जो सोच उनकी है और उनका जो विजन है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। वो केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना वो धर्म के चक्करों में पड़ते हैं, ना वो किसी चक्कर में पड़ते। वो उनका विजन है कि धर्म आपकी एक आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है, आप धर्म करिए। वो भी करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उनके पिताजी हनुमान जी की पूजा करते हैं, आदरणीय डिम्पल जी जितना मेरा संज्ञान है हनुमान जी की पूजा करती हैं। तो पूरा परिवार पूजा पाठ करता है, लेकिन पूजा पाठ एक आपका व्यक्तिगत विषय है जी। और जब आप सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप क्या लोगों को डिलीवर करते हो, क्या विकास की आपकी योजनाएं हैं, खाका क्या तैयार करा है, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये विजन को आप पब्लिक के सामने रख के उसको धरातल पे पूरा करते हो। ये केवल
माननीय अखिलेश जी के पास ये विजन है। और माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के लिए मैं इसलिए जरूर बोलूंगा, एक विषय उनकी बहुत संजीदा मुद्दों पर वो बहुत मजबूती से पक्ष रखती हैं। चाहे वो आपने महिलाओं का जो रिजर्वेशन था उस पर आपने सुना होगा, परसों संसद में जो हमला हुआ उसके बाद उनकी बात को सुना होगा। बहुत गंभीरता से हमारे संसद के अंदर और बाहर दोनों को, देश के मजबूत पक्षों को वो रख रही हैं। ये भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ताकत देने का काम करता है। अपने मंदिर की बात की, पूजा की बात की, तो इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है सनातन धर्म को लेकर के। बीजेपी और उसके जो अलायंस की जो पार्टियां हैं वो लगातार ये कहती है कि इंडिया अलायंस के लोग जो हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का सनातन धर्म पर क्या स्टैंड है? देखिए, मैंने तो अभी बताया, हमारे जो नेताजी थे माननीय अखिलेश, माननीय मुलायम सिंह जी, वो हनुमान जी के भक्त थे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। माननीय डिम्पल यादव जी हनुमान जी की करते हैं। मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। तो हम कहाँ सनातन विरोधी है? हाँ, लेकिन निश्चित तौर पे हम धर्म की राजनीति नहीं करते, ये बात पक्की है। ये बात भारतीय जनता पार्टी, हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाते। माननीय अखिलेश जी, माननीय नेताजी भी नहीं करते थे, माननीय अखिलेश जी भी नहीं करते, माननीय डिम्पल जी भी नहीं करते। और हम भी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में धर्म की राजनीति, हमारा अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है कि हमें क्या, किसकी आराधना करनी है, कैसे स्तुति करनी है, कब पूजा करनी है, ये हमारा व्यक्तिगत, वो अधिकार हमको भारत का संविधान देता है। इंडिया अलायंस की जो अगली मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है आपको कि इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो बातचीत है वो हो पाएगी और संयोजक कोई बन पाएगा? देखिए, ये तो अब मीटिंग में ही तय हो जाएगा जी। संयोजक भी होगा, और हम तो पॉजिटिव सोच के लोग हैं जी, तो और आदमी को भी पॉजिटिव रहना भी चाहिए जी। तो हमें पूरी आशा है कि इंडिया का गठबंधन जो है मजबूत होगा, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ एक मैंडेट आएगा, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए सोशल जस्टिस होगा जिसमें, और जिसमें विकास पहला मुद्दा होगा। इस मुद्दे के साथ हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। एक सवाल आपसे जुड़ा है, साल 2024 में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं तो बहुत ही सबसे आखिरी खड़ा कार्यकर्ता हूँ जी, और मेरे लिए तो घर में माता पिता हूँ, ऊपर शिव पार्वती हूँ, और नीचे अखिलेश जी डिम्पल जी हूँ। बस मेरा तो 6 लोगों में ही जीवन कट जाता है। मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, इसी में खुश रहता हूँ। क्या इससे आगे का आपने कुछ सोचा है? नहीं, अपनी मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। माननीय अखिलेश जी ने का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, माननीय डिम्पल जी का आशीर्वाद बना रहे, शिव पार्वती का आशीर्वाद बना रहे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद बने रहे, मेरा जीवन इसी से चल जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, अगर हमारा, जैसा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का विचार है, और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का अवसर मिले, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 80 की 80 सीटें वहां पर इंडिया अलायंस जीत सकता है, बशर्ते कि सब लोग अपना अहंकार त्याग कर एक ये भाव से बैठे कि उत्तर प्रदेश को धर्म की राजनीति से जो उससे मुक्ति दिलानी है और विकास के रास्ते पर ले जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राजनीतिक विषय पर इन्होंने चर्चा की, और यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग सक्सेस होगी, और सीटों के बंटवारे के साथ साथ बाकी बंटवारे पर भी बातचीत होगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।